बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जितनी इस वक्त ज़रूरत है शायद ही कभी हो। जिस तरह से मुआशी हालात हैं, जिस तरह एक कन्फ्यूजन है, इदारों में बहुत सारी बातें होती रहीं। माजी में भी शायद ऐसे मौक़े आते रहे होंगे, क्योंकि हमने तो जब से होश संभाला यही सुन रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन इतना कन्फ्यूजन पॉलिसी साज इदारों में शायद ही हमने पहले कभी देखा हो। तो अब इस सियासी इस्तेहकाम की मंजिल की तरफ जाने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट नज़र आती है वो ये है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बड़ी तादाद जमातों की इकट्ठी है हुकूमत में, लेकिन एक और बड़ी जमात जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इन जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था आज वो उस पर अमल दरामद की तारीख देंगे। ये एक और तारीख होगी या वो बस ऐलान कर देंगे कि बस हम कल असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। फिर हमने देखा था कि PDM ने ये फ़ैसला किया था कि वो कुछ ऐसी मूव नहीं करेंगे, ना एतमाद के वोट का कहेंगे, ना अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़। जिसके बैकग्राउंड में अगर जाया जाए तो उनका ख्याल ये था कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करने देंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही को बड़ा सूट करता है कि वो वज़ीर आला रहें। अब अचानक से जो आज डेवलपमेंट हुई, इसको ये समझा जाए कि वाकई परवेज़ इलाही साहब जिन लोगों से रावलपिंडी में भागम भाग आके मिले हैं, उन्होंने कहा है PDM को, और फिर ये जो सारा बयानिया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अब सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, किसी तरफ से कोई इशारे नहीं हो रहे, कोई बैकडोर राब्ते भी नहीं हो रहे, तो ये बयानिया फिर कहीं कमज़ोर होता हुआ भी दिखाई देता है। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ये सारे सिर्फ रूमर्स हों, अफवाहें हों, क्या सराइयाँ हों और इसमें सदाकत ना हो, और वाकई इदारे ने जो फ़ैसला किया है वो इदारा जाती फ़ैसला ही साबित हो। आज इमरान खान साहब ऐलान करेंगे, कुछ ही देर में मुतवक्के है, काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जलसे से उन्होंने खिताब करना है वीडियो लिंक के ऊपर। उस ऐलान का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा, पाकिस्तान की सियासत पे क्या होगा, लेकिन हमारे सियासी जमातों के लिए अब ऑप्शंस क्या हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि हुकूमत के अंदर जो जमातें हैं उनके अहम रहनुमा ख़ुद ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पाकिस्तान के सर पर अभी भी मंडरा रहा है। वो ख़ुद ये कहते हैं कि जो अदम एतमाद की पूरी तहरीक थी, अगर हम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो आज की सिचुएशन क्या है इस मुल्क में? वाकई हकीकी जमहूरियत है, और इस हकीकी जमहूरियत में इमरान खान को इस धारे में वापस लाने के लिए किसके पास तुरुप का पत्ता है? ये अपने मेहमानों के सामने सवाल रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शेख फयाजुद्दीन साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलमगीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मैंने थे, इन्होंने रिज़ाइन किया, अभी तक इनके रेजिग्नेशन जो हैं वो पता नहीं कबूल होते हैं या उनको मकबूलियत और कबूलियत नहीं मिलती। और पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। इमरान खान साहब के पास वाकई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सियासी तौर पर कि वो ये असम्बलियाँ तहलील करते, और इसका फ़ायदा क्या होगा उनको? इम्तियाज़ साहब, इमरान खान के पास बड़ा पत्ता यही है कि वो असेंबलियों से मुस्तफ़ी हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों दो का इकट्ठे करें तो ये 550 के करीब ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इमरान खान इन असम्बलियों से अगर मुस्तफ़ी होने का या डिज़ोल्व करने का ऐलान करते हैं और कौमी असम्बली में जाकर अपने इस्तीफे कन्फर्म कर देते हैं, तो फिर इलेक्शन करवाने के अलावा कुछ चाराकार नहीं रहेगा। ऐसी राना सनाउल्लाह बढ़ के मार रहे हैं। लेकिन जब आइन ने कोई कदगन नहीं लगाई, कोई बार नहीं है कि हो सकते हैं ज़िमनी इंतखाब। हम तो कहते थे कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं हो सकती पाकिस्तान में, वो भी हो गई, तो क्यों नहीं हो सकते 500-550 पे ज़िमनी इंतखाब? ठीक है कि 560 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 60% प्लस ऐसे ही इलेक्शन हो रहा मुल्क, मे बी मोर। तो लिहाजा अगर इमरान खान 60% पे इलेक्शन लड़के हुकूमत को मुश्किल में डाल देते हैं तो अगला इलेक्शन PDM कैसे लड़ लेगी? इमरान खान जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन में है अपना एजेंडा फोर्स करने के लिए, लेकिन जो बात भूल रहे हैं वो भूल ये रहे हैं कि
इन 3-4 महीने में अगर इलेक्शन होता है हम्म। तो अगर पाकिस्तान अब तक दिवालिये से बचा है बाल बाल, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। और केयर टेकर हुकूमत से IMF मायदा नहीं करेगा। IMF का मायदा भी इस वक्त मशकूक है। पाकिस्तान के पास $6 अरब के रह गए हैं रिजर्व। ज़खायर। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने कम डॉलर नहीं रहे। तो पाकिस्तान तो ना तेल खरीद सकेगा, ना एलसीज खोल सकेगा, और ना IMF अगर ना आया तो कोई पैसा वैसा। आपको लगता है इमरान खान साहब को ये बातें नहीं पता, वो भूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इमरान खान जो है ना, इमरान खान जो है वो न सिर्फ एक एजुकेटर है, बल्कि इमरान खान किसी भी बात को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जरा आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि 60, ठीक है, 60%। इमरान खान को कोई परवाह नहीं है किस चीज की? सिवाय इसके कि इलेक्शन हो और वो दोबारा से मुंतखब होकर वजीर आजम बन जाए। ठीक हो गया जी। आप कहते हैं वो सिर्फ वजीर आजम ये अलहदा बात है कि इस अरसे में मुल्क दिवालिया हो जाए। इमरान खान को सूट करता है कि वो आज असेंबली तोड़ने का, या 2 पंजाब की असेंबलियां, पंजाब और KP की हुकूमतें तोड़ने का ऐलान। ठीक है इम्तियाज साहब, आपने आपका नुक्ता आ गया। आप कह रहे हैं उनको परवाह नहीं है, वो किसी भी कीमत पे वजीर आजम बनना चाहते हैं। मैं जरा आलमगीर एक बात जी एक बात सुन ले। जी जी। लेकिन वो फ्री एजेंट नहीं है। उन्हें बता दिया गया कि जी आपका तो आप पर कातिलाना हमले का केस भी दर्ज नहीं हो सकता है। बस ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हम रियलिटी चेक इमरान खान को क्या देंगे, मैं प्लीज उसके लिए वापस आती हूँ आपके पास। जरा आलमगीर साहब के पास मैं नुक्ता लेके जाऊं। इम्तियाज साहब कह रहे हैं 60% पे अगर वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब तो PDM को मुश्किल पड़ जाती है। आलमगीर साहब, वो 60% पे तो पहले ही आपकी हुकूमत है। डिफरेंस क्या होगा अगर आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कराते हैं, एक ज़िमनी इंतखाब होता है? क्योंकि अभी तक तो हुकूमत इस बात पे डटी हुई है वफाक में कि हाँ ठीक है, हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे। देखें, जिस तरह मोहतरम ने फरमाया, सूबाई और कौमी मिला के तकरीबन 800 से 900 के दरमियान नशिस्तें बनती हैं टोटल। और अगर पंजाब KP और जहां जहां तहरीक इंसाफ मौजूद है वहां इस्तीफे देती है तो तकरीबन 550 के करीब नशिस्तें खाली होंगी, जिस पे इंतखाबात कराना 60 से 70% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। तो वफाकी हुकूमत के लिए चलना, वो इंगेज हो जाएगी इन इंतखाबात में, तो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मनसब पे बिठा दें, हमें हुकूमत दे दें, कोई बीच का चोर रास्ता निकाल के हमें बिठा। हम कह रहे हैं अवाम तय करे, अवाम फैसला करे। ये ना हो कि कोई भी आए चंद अरब रुपए खर्च करके किसी का तख्त उलट दे, कोई भी साजिश मुदाखलत करके किसी की हुकूमत गिरा कर बैठ जाए। तो ये ना हो, बल्कि अवाम फैसला करे अक्सरियत किसकी होनी चाहिए। और इसलिए पहले दिन से आज दिन तक हमारा मुतालबा इलेक्शंस का था। और अच्छा, वो उसके लिए ये सारी इम्तियाज साहब को आप रेफर करें। इम्तियाज साहब ने ये भी कहा है कि इस सारी जो गेम है इसमें मुल्क दिवालिया हो सकता है वाकई में। तो इमरान खान साहब को ये कैसे सूट करेगा? उनके पास तो जो इकॉनमी की टीम थी जिसने 100 दिनों में इनकलाब लाना था वो नहीं ला सके जब वो पहले आए हुकूमत में। इस दफा क्या मुख्तलिफ होगा? आज जो टीम बैठी है, जो कि जिस पे बड़े तजर्बाकार और इनको शहबाज स्पीड और पता नहीं क्या क्या अलकाब आप अपनी टीम का बताएं ना, वो मैं शेख साहब से पूछूंगी उनकी टीम का। पहले आप अपनी टीम। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जितने दिन इस मुल्क के मनसब पे बैठे रहेंगे, हम ये समझते हैं मुल्क का नुकसान है, मुल्क पर बोझ है, और ये मजीद दिवालिया की तरफ लेकर जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि फिल फॉर आप आए हैं कि हम मुल्क को बचाया हमने दिवालिया से। वो कह रहे हैं जितने दिन आप रुके ये मजीद तो मुल्क तो बच नहीं सकेगा। मुल्क किसने बचाना है? पहले तो ये बताएं कि मीशत आपसे संभल नहीं रही, और ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा है जादू, तो आप दे दें इनको मौका। पहले भी आपने अदम एतमाद में भी आप इंतज़ार कर सकते थे, आपने नहीं किया। अब आप इनको कह दें कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब हमने अदम एतमाद मूव किया था और हुकूमत ली थी तो हमें पता था कि क्या कुछ मुल्क की हालात हैं। लेकिन हमारे लिए सियासत अहम नहीं थी, रियासत अहम थी। मुल्क उस वक्त डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था
और डिफ़ॉल्ट से अगर बचाया है तो हमारी टीम ने आके बचाया है। और जिस डिफ़ॉल्ट की खाई पे ये तहरीक इंसाफ हमें छोड़ के गई है, उसको पाटना, उसको बंद करने के लिए हमें वक्त चाहिए। आप देख लीजिएगा, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। हमने उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट होने से बचाया था जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, और इम्तियाज़ भाई बुज़ुर्ग कह रहे थे हमारे कि उस पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम ज़र मुबादला आज। ऐसा नहीं है। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 से सवा 2 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाकी बच गया था, और पूरी दुनिया ने हम पे सेंक्शन लगा दी थी। उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया था। जहाँ तक ये बात है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो चले तोड़ के देख लें, अल्लाह मालिक है। आपने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन में भी देखा होगा, जहाँ पे हुकूमत इनकी अपनी है, और बल्दियाती इंतखाबात तो होते ही हुकूमत के हैं, उनमें जो रिजल्ट आए हैं आपके सामने हैं। लेकिन शेख साहब, ये जो अचानक से आपको अदम एतमाद लाने की सूझी है, क्योंकि उस दिन एक इतनी बड़ी बैठक हुई, सारे आपके मुदब्बर किस्म के रहनुमा बैठे और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं कोई मूव लाएंगे, तो ये किसी के कहने पे लेके आए आप अदम एतमाद? बिल्कुल नहीं। जब हमें ये महसूस हुआ कि जो उसकी बैसाखियाँ हैं, जिनके सहारे पे वो हुकूमत में आए थे, वो बैसाखियाँ हट गई हैं, तो उस वक्त फौरी तौर पे तमाम पार्टियों के सरबराहों ने फैसला किया। नहीं, मैं उस अदम एतमाद की बात नहीं करी, मैं जो आज आप लोगों ने फैसला किया पंजाब में क्या कि हम लोग लेके आएंगे इस अदम एतमाद वो को इस गिरा। देख, हम ये चाहते हैं कि आप भी जानती हैं, हर आदमी ये जानता है कि माशी इस्तेकाम जो है वो सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। मुल्क में अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम आ जाए और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो उसको रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो आइन के तहत, जो आइन कहता है, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और उसके बाद इलेक्शन हो। इस बात को रोकने के लिए हमने अदम इत्माम मूव करने का फैसला किया है। इम्तियाज़ साहब, ये किसका फ़ायदा होगा? परवेज़ इलाही साहब तो बड़े खुश होंगे, उनकी तो पहले भी ख्वाहिश थी कि आ जाए कोई अदम एतमाद या एतमाद के वोट का कहा जाए, ताकि ये मामला थोड़ा अरसा मजीद चले। वो भी 2-3 महीने ही मांग रहे हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान को जल्दी की डेट दे देंगे या वाकई को 2-3 महीने इसी बहस में निकल जाएंगे? देखिए, चौधरी परवेज इलाही के लिए ये जिंदगी का आखिरी चांस है, और वो चंद हफ्तों की भी एक्सटेंशन नहीं चाहते। वो पूरी अपनी टेन्योर पूरा करना चाहते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ की भी आखिरी टेन्योर है। ये दुरुस्त नहीं है कि जब नवाज शरीफ ने एक्सप्लोजन्स किए थे तो $2 बिलियन था। ये बिल्कुल गलत है। आज पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। गूगल करके देख लीजिए। मैं अभी बता देता हूँ, आप मेरे पास गूगल है। जी जी, देखिए मुझे भी बताइए, करेक्ट कीजिए मुझे। जी, मैं करूंगा। अब मुझे जरा इजाजत दें, मैं बात करूँ। ये जो कहना है ना कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम है, ये एक बोगस नजरिया है। माशी इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी इस्तेकाम आ जाए तब भी माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये दहाइयों से मसला बना है, फकत इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। और इसे दहाइयां लगेंगी ठीक करने के लिए, पाकिस्तान को वायबल, इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए। अच्छा इम्तियाज़ साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जाए, इसी नुक्ते से मैं वापस गुफ्तगू आपके पास, अगर ये समझ जी ठीक है, मैं वापस इसी नुक्ते पे आती हूँ कि कैसे गवर्न हो सकता है। आप अक्सर ये कहते रहते हैं ये पाकिस्तान जो है वो गवर्नेबल नहीं रहा, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? और एक और नुक्ता जो हमने आपके सामने रखना है वो ये कि इमरान खान साहब अगर नाअहल हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और माहिरीन कहते हैं कि वो नाअहल हो सकते हैं उनमें से 2-3 केसेस में, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आलमगीर, अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि पीटीआई वाकई किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप लीडरशिप देखें तो है नहीं उस तरह से। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसका कोई मैच नहीं, और इमरान खान ही पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो जो कानूनी रास्ते हैं वो हम अपनाएंगे,
और दूसरा ये कि इन चीजों से इमरान खान कभी ब्लैकमेल होता नहीं। अगर होना होता तो जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कभी वो स्टांस ना अपनाते जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगता, यानी इसराइल का तस्लीम ना करना, कश्मीर इशू पर बात करना, सऊदीया ईरान में सालिसी का किरदार अदा करना, इस्लामिक ब्लॉक की बात करना, ओआईसी की कॉन्फ्रेंसेस कराना और अमेरिका को कहना कि अफगान वॉर जो आपने लड़ी वॉर ऑन टेरर के नाम पे, उसको डिस्क्रेडिट करना। तो ये सब वो चीजें हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खटकती और वो किसी भी इस्लामी मुल्क के नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म लेकिन से लेकिन ये ये बातें ये नहीं केसेस तो आलमगीर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाए, ये केसेस तो इमरान खान साहब ने जो बदउनवानी के उनके एक ऊपर। मिसाल दे रहा हूँ जी जी मोहतरमा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इमरान खान कभी ऐसी धमकियों से, ऐसे हथकंडों से ब्लैकमेल नहीं होता। ये धमकी कैसे है, मैं यही ब्लैकमेल अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने तोशा खाना के लिए हैं गिफ्ट्स, मानते हैं वो कि उन्होंने कितनी कीमत अदा की है, वो ये भी मान गई है पीटीआई को उन्होंने ये बेचे हैं, तो इसमें इल्जाम क्या है? जहां तक तोशा खाना की बात है, कैपिटल गेन टैक्स अदा किया गया, अपने गोशवारों में उनको शो किया गया, इलेक्शन कमीशन ने जब डिटेल्स मांगी तमाम तर फराहम की गई। ठीक है। अब दुबई से लाके किसी भी खिलौने को चाबी भर के आप नेशनल टेलीविजन पे कुछ भी बुलवा दें बगैर सब्सटेंशियल एविडेंस के, तो जो इन्होंने जो ठीक जो है, उमर शेख साहब फारूक की तरफ नामी ठीक है, मैं जरा शेख साहब की तरफ जाऊँ। शेख साहब, आप लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं इमरान खान को? इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं, कुछ 4-5 तो बड़े सीरियस नौयत के केसेस हैं जिनके ऊपर अब हम रोज़ पेशरफ भी होती हुई देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इनकी हुकूमत थी तो जस्टिस इकबाल साहब के इनके इशारे पे हमारी तमाम सीनियर लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया था। 2 साल हमजा साहब जेल में रहे हैं, 6 महीने शहबाज साहब जेल में रहे हैं, एहसन इकबाल साहब जेल में रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब जेल में रहे हैं, शाहिद खाकान जेल में रहे हैं। आप मिफ्ता, हमें ये बताइए, हमने किसी एक को जेल में डाला अभी तक? अदालत फैसला करेगी। अदालत अगर इनके खिलाफ जुर्म साबित होने पे सज़ा देगी तो ये ज़रूर जेल में जाएंगे। जहाँ तक मेरे भाई ने कहा है कि ये ब्लैकमेल नहीं होते, मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं होते। एक धमकी पे इन्होंने अभिनंदन को चाय भी पिलाई और वापस भी कर दिया। इसी तरह कलभूषण जिसको हमने जेल में डाला और आज तक वो जेल में, उसके लिए स्पेशल खसूसी कानून साजी की गई। तो वाकई ये तो धमकी में आते नहीं। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो भाई ये तो क्या आपने बात की, इसराइल को पाकिस्तान में जो भी मंजूर करेगा फिर वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन शेख साहब, जो आपकी मुआशी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, उसमें आप कैसे डिफेंड करेंगे अगर अवाम इतनी ज़्यादा तंग हो जाए कि उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी मुयस्सर ना हों, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फिर आपका किचन भी अगर ना चल पाए तो फिर क्या होगा? आपकी बात दुरुस्त है। हम मानते हैं कि हम महंगाई को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह के हमने वादे किए थे या करने चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रायर टारगेट है वो ये है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। अगर खुदा आप सोचें, खुदा ना खासा अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो डॉलर कहाँ चला जाएगा, पेट्रोल कहाँ चला जाएगा? हमारी पूरी कोशिश है कि अगर हमें तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े, हमें सियासत को कुर्बान करना पड़े, तो हमने रियासत को बचा के पाकिस्तान को हर सूरत में डिफ़ॉल्ट से बचाना है। ये हमारा टारगेट है। हम ये चाहते हैं कि हर सूरत में मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए ताकि मुल्क माशियत में तरक्की करे और माशी इस्तेकाम आए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम हमेशा सियासतदान लोग हैं, दहाइयों में हमने सीखा है कि हर मसले हल डायलॉग में है। तो इसीलिए हमारे 3 सीनियर वज़रा, इसाक डार साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने, अयाज सादक ने सदर ममलिकत से मुलाकात की और कहा कि आए हम बैठ के बात करें। लेकिन आप कहते हैं कि गैर मशरूत डायलॉग हो, तो डायलॉग होता अच्छा, आज इमरान खान साहब तो होते ही गैर मशरूत है। अगर उनकी बात मान के ही ऐलान करना तो फिर डायलॉग किस बात का? ठीक है जी। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज फिर आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाया कि आप ताख़ीर करना चाहते हैं इलेक्शंस में, कुछ उसकी भी बात करते हैं। इमरान खान साहब ने वो ऐलान भी करना है थोड़ी देर में, अभी वो बात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, और दोनों वज़ीर आला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब महमूद खान साहब और परवेज़ इलाही साहब उनके साथ बैठे हुए हैं और सारी दुनिया देख रही है कि इमरान खान साहब क्या ऐलान करेंगे, कौन सी तारीख देंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर
आपको खुशामदीद कहते हैं। आलमगीर साहब, जो इमरान खान साहब ने अभी तक जो बातें की हैं अपने खिताब में, एक बार फिर ज़ाहिर है वो जनरल बाजवा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए उस वक्त अगर वो इतने कमज़ोर थे और कोई फैसला नहीं कर सकते थे और उनके ऊपर प्रेशर था, तो आपको नहीं लगता है कि हुकूमत उस वक्त छोड़ देनी चाहिए थी? आखिरी वक्त तक इमरान खान हुकूमत बचाने के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफर्स कर रहे थे और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि मैं कर रहा था। तो दोबारा ये जो नैरेटिव है इमरान खान का, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें, एक तो चीज ये कि ये भी बड़ा अहम है कि उन्होंने एक्सेप्ट की अपनी गलती एक्सटेंशन देने की, और बल्कि उन्होंने ये कहा कि हालात के मद्देनजर ये करना पड़ा, वरना असूली तौर पे हम इसके खिलाफ थे। और तो रही बात इदारे को, लेकिन अगर सियासत बाजवा से साहब उनका हटके साथ देते रहते तो वो एक और एक्सटेंशन भी देना चाहते थे, मैं ये कह रही हूँ। देखिए, हम ये समझते थे कि बाजवा साहब हमारा साथ जो दे रहे हैं वो करप्शन के खिलाफ दे रहे हैं। हम ये समझते थे कि शायद इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस करप्ट टोले से निजात के लिए वो हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट था। तो और आखिर में हमें नजर आया कि एनआरओ दिया गया, आखिर में हमें नजर आया कि इदारों को जानबूझ के मफलूज किया गया ताकि इन लोगों को रास्ता मिल सके। और उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था इमरान खान का कि एनआरओ मांग कौन रहा है। आज कौम के सामने है कि किन को एनआरओ मिला, और इन्होंने पिछले 7 माह में जब से ये मनसब पे आए हैं, रिजीम चेंज हुआ है, तो कोई अवामी मसाइल पर कोई काम नहीं हुआ, बल्कि 150 के करीब नैब रेफरेंसेस खत्म हुए, अपने केसेस इन्होंने यक के बाद दीगर खत्म किए, इलेक्शन कमीशन में लेकिन आप वो लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां तो आप वो चीजें साबित ही नहीं कर सके, बल्कि अभी तो बुजदार साहब को उसका रिलीफ भी मिला, वो जो उन्होंने लाइसेंस जारी किए थे शराब के। तो आपको तो आप साथ में ये भी कहते हैं कि हम सारी अमेंडमेंट्स भी नहीं तब्दील करना चाहते, चैलेंज करना चाहते, तो आपकी पॉलिटिक्स भी तो बड़ी कंफ्यूज नजर आती है ना। मोहतरम शेख फयाज ने कहा कि इन्होंने किसको बंद किया है, तो आजम स्वाति साहब एक से दूसरे सूबे, दूसरे से तीसरे सूबे बंद हुए जा रहे हैं। शहबाज गिल को कैसे बंद किया गया? 25 मई के बाद जो इन्होंने कानूनी जुल्म जबर किया, वहां लोगों के घरों में कूद रही थी इनकी पुलिस, मेरे घर में कूदी, गद्दारी के मुकदमे बनाए, और एक तवील फहरिस्त है जो इन्होंने किया। और आखिरी बात ये जो लास्ट आपका सवाल था कि इमरान खान नाअहली, तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान इस तहरीक के लिए अपनी जान दांव पे लगा चुका है, गोलियां खा चुका है, तो नाअहली तो बहुत छोटी सी चीज है। इमरान खान तहरीक फिर भी जारी रहेगी, फेस करें। सही। फयाज साहब, आपने बात सुनी आलमगीर साहब की, वो कह रहे हैं जी कि एक तो ये कि आपकी हुकूमत ने भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इकदाम किए हैं जिनकी वो मजम्मत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम जब गए तो मईशत बहुत अच्छी थी। अब हालांकि अगर उस ज़माने में इमरान खान साहब की मकबूलियत देखी जाए तो बड़ी कम थी, तो आपको कहीं महसूस होता है एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि शायद अदम एतमाद की जो टाइमिंग थी वो दुरुस्त नहीं थी, इमरान खान साहब को वक्त देना चाहिए था? मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया था कि हमारा जो टारगेट है वो मुल्क को बचाना था, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से रोकना था, सियासत नहीं थी, हुकूमत लेना नहीं था। जहाँ तक मेरे भाई ने 2 मिसालें दी हैं जिनके ख़िलाफ़ पर्चे हुए हैं, तो बात सुनिए, फ़ौज है वो हमारे मुल्क की फ़ौज है और उसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। अगर आप आर्मी चीफ़ को गाली देंगे तो यही कुछ होगा आपके साथ। हाँ, कुछ जायज़ आप तनकीद करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपने फरमाया इमरान साहब पे कत्ल के हमले हुए हैं, तो भाई वो भी तारिक इस्माइल साहब जो अपने हैं गवर्नर साहब वाला, वही कमीज़, वही, हाँ जी, इमरान इस्माइल साहब वाला वो कमीज़ पहन लेते जिसमें 4 गोलियां अटक गई थी और पास नहीं हुई थी, तो वो कमीज़ वो भी पहन लेते, तो उनको भी वो जो छर्रे हैं वो न लगते। बहरहाल बात यह नहीं, हमें ब्लेम गेम से निकल के मुल्क को बचाने का सोचना चाहिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने का सोचना चाहिए। अपनी सियासत तो होती रहेगी, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो आप हैं, हम अच्छा, सब आप शेख साहब कह रहे थे कि हमने बड़ा सीरियस इनके साथ एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है इसाक डार साहब के तवस्सुत से, लेकिन दूसरी जानब जो आपके बाकी वज़रा की तरफ से जो एक तरह से चैलेंज करती हुई ज़बान और लहजा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और इमरान खान साहब के मिजाज का सभी को पता है कि वो इस तरह की बातों पे मज़ीद एग्रेसिव होते हैं,
वो बिल्कुल वापस फिर इस डोमेन में नहीं आएंगे। तो आप यही चाहते हैं कि वो एग्रेसिव होते रहे और सड़कों पे लड़ते रहें? नहीं, हम कभी भी ये नहीं चाहते। अगर हम ये चाहते होते तो 3 दफ़ा इसहाक डार साहब सदर ममलिकत के पास ना जाते और सब सदर ममलिकत हमारा पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास भी ना जाते अगर उसमें गैर संजीदगी होती तो। असल बात यह है कि इमरान खान साहब अपने अना के असीर हैं। वो मुल्क का मफाद नहीं, वो कहते हैं मुझे वज़ीर आज़म बना दें, खा मुल्क बचे या ना बचे। 8 महीने कितनी देर है, इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने सब्र कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि ये कहते हैं कि इनकी मकबूलियत, इमरान साहब खान कहते हैं कि मेरी मकबूलियत ने बढ़ते चले जाना है, तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, मुल्क के बारे में सोचें, अपनी ज़ात के बारे में ना सोचें, अपने ज़ात के खोल से निकल के मुल्क के बारे में सोचें। आलमगीर साहब, आपके लिए भी यही बात है जनाब, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। हम इस वक्त इनको कहते थे आप इंतजार कर लें, 6 महीने अगला साल वैसे इलेक्शन का। अब हम आपसे कहते हैं कि अगले साल में वाकई इलेक्शन होना है, क्या मसला है? मुल्क का ही सोच रहे हैं। जिस नैज पे ये लोग ले आए हैं, क्या 6-7 महीने पहले कोई ये सोच सकता था कि $6.9 बिलियन के जखायर रह जाएंगे? और वो भी बैरूनी मुल्कों के डिपॉजिट्स हैं जो आपके दोस्त ममालिक हैं। आपका अपना तो दिवालिया निकल चुका है। रही बात आपके 7.5 लाख लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं। और जो सर्वेज आ रहे हैं अभी, मुल्क छोड़ना चाहते हैं नौजवान। और वो मुल्क दिया था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, करंट अकाउंट सरप्लस था, आपकी इंडस्ट्री चल रही थी, 4% ग्रोथ पे जीडीपी था। तो हम ये समझते हैं जितना ये देर मजीद रहेंगे मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क का अगर आप मफाद इसी आते हैं, में आखिरी आप दोनों से सवाल है, अगर आप आते हैं वापस, इम्तियाज सबसे बड़ा राब्ता मुनक़ता क्योंकि हो गया है, तो आप वापस आते हैं, आप भी 8 महीने में परफॉर्म नहीं कर पाते और वाकई मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के दोबारा धाने पे पहुंच जाता है, ये दोबारा खड़े हो जाएंगे कि अब आप घर जाइए, आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर हम आते हैं इस बार, हम 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे, जिसके नतीजे में हम मजबूत कानून साजी कर सकेंगे, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा सकेंगे, जो कि माजी में हम नहीं कर सके थे। मुश्किल थी हमें, क्योंकि हमारी वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। तो बहुत सी चीज़ें, और सबसे अहम चीज़ ये कि इस्तेकाम आएगा मुल्क। फयाज साहब, वो कहते हैं जी कि इस्तेकाम सिर्फ इलेक्शन की सूरत में आएगा। तो पाकिस्तान के आइन को, किताब को बंद कर दें जिसमें यह है कि 5 साल की मुद्दत असम्बलियों को दी जाएगी, उसे बंद कर दें, कोई नया आइन बना लें। आप अगर आइनी तब्दीलियां चाहते हैं तो असम्बली में आ जाएं। अवाम ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप सड़कों पर नारेबाजी करें, इसलिए दिया था कि असम्बलियों में बैठकर कानून साजी करें। वो तो आप करते नहीं हैं। आप कहते हैं कि बस अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये कहते हैं मुझे बस वजीर आजम बना दो किसी तरीके से। ठीक है जी, बात तो यहीं से शुरू हुई थी कि इमरान खान साहब चाहते हैं किसी भी तरह से उनको वजीर आजम बनाया जाए। शेख फयाजुद्दीन साहब, इम्तियाज आलम साहब, आलमगीर खान साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में आपने देखा, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इमरान खान साहब ने अभी तक जो पूरी उनकी तहरीक की हिस्ट्री है वो बयान की है, उन्होंने भी ऐलान नहीं किया जब तक हम आपसे मुखातब है इस्लामाबाद स्टूडियो से। तो अब कल इंशाल्लाह उनके प्रोग्राम के एनालिसिस के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। असम्बलियाँ टूटती है नहीं टूटती, फैसला कुछ ही देर में इमरान खान साहब के ऐलान के बाद हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।